दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 सितंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के वादे को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा दिया है। जी हां, कल कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडे पर मुहर लगाई गई है। सरकार ने अलग अलग विभागों में कुल 1176 पदों पर बहाली होने जा रही है। जब सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी भी कर दी है। दोस्तों बात करते हैं कि पीएम किसान योजना का अगर आप लाभार्थी हैं, पीएम किसान योजना का आप लाभ ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है और बहुत ही खुशखबरी भरी खबर है। खबर क्या है, चलिए बात करते हैं विस्तार से। बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिलता है। इसके जरिए किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है, ये आपको भी मालूम है। और ये राशि 2-2 हज़ार रुपए में 4 महीने में किसानों के खाते में दी जाती है। अब तक सरकार किसानों के बैंक अकाउंट में पीएम किसान योजना की 11वीं किस्तें ट्रांसफर कर चुकी है और किसानों को अगले यानी कि 12वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम किसान योजना का पैसा किसानों के खाते में इसी महीने ट्रांसफर किया जा सकता है। आपको बता दूं कि अलग अलग ये राज्यों में आई बाढ़ की वजह से किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में किसानों को 2,000 रुपये की राशि से मदद मिलेगी। वहीं सरकार ने करोड़ों किसानों को बड़ी राहत दी है। दरअसल सरकार ने ई-केवाईसी के लिए दी गई तारीख को अब खत्म कर दिया है। जब पहले ये 31 अगस्त 2022 थी, जो कि अब हट चुकी है। यानी कि आप अब कभी भी ई-केवाईसी कर सकते हैं, इसकी कोई तारीख लिमिट नहीं है। जब पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप ई-केवाईसी की तारीख हटने के बाद साफ है कि किसान अब इस ई-केवाईसी को कभी भी करवा सकते हैं। तो अगर ऐसे में अगर आप ई-केवाईसी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है एक वीडियो का, उस लिंक पर जाकर के वीडियो देख करके आप अपने घर से ही मोबाइल से ही बैठ करके आराम से बहुत ही आसानी तरीके से अपने ई-केवाईसी करा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा से अलग होने के बाद जदयू को लगातार झटके लग रहे हैं। जब पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर और अब दमन द्वीप में जेडीयू के जिला पंचायत सदस्य पार्टी का साथ छोड़कर के बीजेपी में चले गए हैं। भाजपा ने जदयू को एक के बाद एक 3 झटके दिए। माना जा रहा है कि अमित शाह के बिहार प्रवास के दौरान जदयू को बिहार में भी भाजपा झटका दे सकती है। बिहार में नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़कर के महागठबंधन की सरकार बना ली है, लेकिन इसके बाद से ही जदयू को लगातार झटके लग रहे हैं। पहले मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने जदयू को झटका दिया, अब दमन द्वीप में जदयू के जिला पंचायत सदस्य पार्टी का साथ छोड़कर के भाजपा में चले गए हैं। भाजपा ने कहा है कि नीतीश कुमार द्वारा बिहार में विकास को गति देने वाली भाजपा का साथ छोड़कर के बाहुबली, भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टी के साथ देने के विरोध में इन लोगों ने भाजपा का दामन थामा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जमीन, प्लॉट एवं फ्लैट की खरीद बिक्री पूरे जोर पर है। बिहार के बांका, मधुबनी और लखीसराय जिले से सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त हुआ है। बिहार की राजधानी पटना की रिकॉर्ड तोड़ 252 करोड़ रुपए के साथ सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला जिला बन गया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 की फर्स्ट क्वार्टर में राजस्व उम्मीद से ज़्यादा प्राप्त हुआ है। जब पहले तिमाही में 1320 करोड़ रुपये का लक्ष्य था, परंतु इस बार राजस्व 1338 करोड़ रुपये हासिल किए हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले से जुड़े अदालत के फैसले को निराशाजनक करार देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार 1991 के उपासन स्थल कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित करे। जब वाराणसी के जिला जज A.K. विश्वेश्वर की अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की पोषणीयता को चुनौती देने वाले मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ये मामला उपासना स्थल अधिनियम और वक्फ अधिनियम के लिहाज से वर्जित नहीं है, लिहाजा वे इस मामले की सुनवाई जारी रखेगी। यह मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने एक बयान में कहा कि ज्ञानवापी के संबंध में जिला अदालत का प्रारंभिक निर्णय निराशाजनक और दुखदायी है। यह उनके अनुसार 1991 में बाबरी मस्जिद विवाद के बीच सांसद ने मंजूरी दी थी कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर के सभी धार्मिक स्थल 1947 में जिस स्थिति में थे उन्हें यथा स्थिति में रखा जाएगा और इसके खिलाफ कोई विवाद मान्य नहीं होगा। फिर बाबरी मस्जिद मामले के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने 1991
1991 के कानून की पुष्टि की है। रहमानी ने कहा है कि इसके बावजूद भी जो लोग देश में घृणा परोसना चाहते हैं और जिन्हें इस देश की एकता की परवाह नहीं है, उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उठाया और अफसोस की बात है कि स्थानीय अदालत ने 1991 के कानून की अनदेखी करते हुए याचिका को स्वीकृत कर लिया है और एक हिंदू समूह के दावे को स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली नेताओं में से एक है, जहाँ उनकी समर्थक दुनिया भर में फैले हैं जो उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। लोग उनके दैनिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि वे क्या पहनते हैं या फिर वे क्या खाते हैं, वे कितने घंटे काम करते हैं या फिर वे कितनी छुट्टियाँ लेते हैं। इस सवालों से जुड़ी हुई कई RTI अलग अलग समय पर दायर हुई है। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर PM मोदी का खर्च का कौन उठाता है। दरअसल ये सवाल एक RTI के माध्यम से पूछा गया था, तो इस सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय सूचना अधिकारी ने बताया है कि PM मोदी अपने खाने का खर्च खुद उठाते हैं, यानी कि उनके खाने का खर्च सरकार नहीं देती है, खुद PM मोदी ही करते हैं। PM की छुट्टियों और काम के घंटे की जानकारी भी मांगी गई थी। आपको बता दूं कि RTI में PM मोदी की छुट्टियों को लेकर के जानकारी मांगी गई थी, जहां PMO ने इसका जवाब देते हुए बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक कोई भी छुट्टी नहीं ली है। एक अन्य RTI में PM मोदी के काम के घंटे के बारे में जानकारी मांगी गई थी, जिसके जवाब में PMO ने बताया था कि कहा जा सकता है कि PM हर वक्त ड्यूटी पर ही होते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि रेलवे की ओर से कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। अगर आप भी इनके बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आप आज ही जान ले, क्योंकि आज हम आपको अभी एक ऐसी खास सुविधा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आप ट्रेन में बिना टिकट भी चढ़ सकते हैं। जी हाँ, और आपको टिकट की भी ज़रूरत नहीं होगी। इसके साथ ही TTE भी आपको ट्रेन पर चढ़ने से नहीं रोकेगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि रेलवे की ओर से नया कदम उठाया गया है। इस कदम में आप ट्रेन में किराए या फिर जुर्माने का भुगतान डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, यानी कि अब अगर आपके पास ट्रेन का टिकट नहीं है तो आप उसको ट्रेन में चढ़ने के बाद कार्ड से पेमेंट करके भी बनवा सकते हैं। कई बार यात्री को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है या फिर उसको अपने गंतव्य स्थान का टिकट नहीं मिलता है, तो फिर ऐसे में रेलवे की ओर से भारी पेनल्टी लगाई जाती है। अब आप इस पेनल्टी का पेमेंट भी कार्ड के जरिए कर सकते हैं। रेलवे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निर्बाध गति से चलाने के लिए इन्हें 4G से जोड़ा जा रहा है। रेलवे बोर्ड के मुताबिक अधिकारियों के पास पॉइंट ऑफ सेलिंग यानी कि POS मशीनों में 2G सिम लगे हैं, जिसकी वजह से दूर के इलाके में नेटवर्क की समस्या आती है। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे की ओर से 4G सिम की सुविधा इन मशीनों के लिए शुरू की जा रही है, तो फिर आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत सभी जिलों में गाड़ी चलाने वालों के लिए एक नया नियम लागू होने वाला है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार परिवहन विभाग 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर के बगल में आगे बैठने वालों के साथ साथ पीछे की सीट पर बैठने वालों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य करने वाला है। खबर के अनुसार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा के बाद बिहार परिवहन विभाग में इस पर काम करना शुरू कर दिया गया है। हालांकि परिवहन विभाग केंद्र सरकार के गाइडलाइंस का इंतजार कर रहा है। केंद्र की गाइडलाइन आने के बाद राज्य में भी ये नियम लागू किया जाएगा। आपको बता दूं कि नई व्यवस्था के तहत 4 पहिया गाड़ियों में बैठने वाले सभी व्यक्ति को सीट बेल्ट लगाना होगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो फिर उस पर कार्रवाई की जा सकती है। जब वाहन मालिक पर जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही साथ ड्राइवर का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार नई गाड़ी में पीछे की सीट बेल्ट की व्यवस्था है, लेकिन पुरानी गाड़ियों में ये व्यवस्था नहीं है। लेकिन जरूरत पड़ी तो फिर संबंधित गाड़ियों की एजेंसी के माध्यम से सीट बेल्ट लगाया जाएगा। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार पटना, मुजफ्फरपुर समेत बिहार के सभी जिलों में CM उद्यमी योजना के तहत जीविका दीदी को अब 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में अभी तक CM उद्यमी योजना में वित्तीय सहायता देने के लिए स्वयं सहायता समूह के लिए कोई विशेष श्रेणी तय नहीं किया गया था, लेकिन सरकार ने अब इसमें जीविका दीदी को शामिल करने का फैसला किया है। खबर के अनुसार उद्योग विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिस बैठक में 500 जीविका सदस्यों को उद्यमी योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इसमें जीविका में काम करने वाले लोगों को काफ़ी फायदा होगा। मिली जानकारी के अनुसार उद्योग विभाग ने स्वयं सहायता समूह को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के तहत अब जीविका दीदी भी CM उद्यमी योजना से 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकती है।
दोस्तों बात करते हैं कि त्योहारों के मौके पर अगर आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु से पटना आना चाहते हैं तो फिर आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। खबर के अनुसार इस साल 24 अक्टूबर को दीपावली है और इसके 6 दिन बाद छठ का पहला अधरी है, जिसके कारण बिहार जाने वाली ट्रेनें फुल हो गई है। आपको बता दूं कि ट्रेनों में टिकट फुल होने से लोग फ्लाइट का टिकट ले रहे हैं, जिसके कारण विमान किराए में 3 गुना इजाफा हो गया है। दिल्ली से पटना के बीच 22 अक्टूबर को इंडिगो के विमान का किराया लगभग 15,000 के आसपास पहुंच गया है। वहीं एयर इंडिया की दिल्ली पटना विमान का किराया 12,885 रुपये के करीब है। वहीं मुंबई से पटना और बेंगलुरु से पटना का किराया भी 2 गुना हो गया है। जानकारी की माने तो धीरे धीरे विमान के किराए में और भी इजाफा देखने को मिलेगा। दरअसल त्योहारों के समय बड़ी संख्या में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में रहने वाले लोग बिहार जाते हैं, जिसके कारण ट्रेनों की टिकट फुल हो जाती है और विमान किराए में बेइंतहा वृद्धि होती है। इसीलिए अगर आपको यात्रा करना है तो फिर जल्द से जल्द अपना टिकट बुक कर ले। दोस्तों बात करते हैं कि पटना, समस्तीपुर, पूर्णिया समेत सभी जिलों में 10,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां होने वाली है। इसके जरिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है। साथ ही युवाओं से ऑनलाइन के द्वारा आवेदन मांगे हैं। अगर आप बिहार में नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और फटाफट आवेदन करें। भर्ती प्रक्रिया के तहत बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने बिहार वुमेन हेल्थ वर्कर के 10,709 पदों पर भर्ती को लेकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन मांगे गए हैं। इसमें योग्यता के बारे में बात किया जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार BSc, GNM, ANM, MSc आदि निर्धारित किया गया है। आवेदन की तिथि के बारे में बात की जाए तो आपको बता दूं कि इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2022 तक निर्धारित किया गया है। आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात किया जाए तो इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बिहार तकनीकी सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और फिर अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार छठे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में पटना, पूर्णिया, नालंदा समेत बिहार के सभी जिलों में शिक्षकों के 79,000 पद खाली रह गए हैं। खबर के अनुसार इन खाली पड़े पदों को 7वें चरण की भर्ती प्रक्रिया के तहत भरा जाएगा। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द 7वें चरण की भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आपको बता दूं कि छठे चरण के नियोजन प्रक्रिया के दौरान बिहार के प्रारंभिक और मध्य विद्यालय के साथ साथ हाई स्कूल और +2 के स्कूलों में 79,000 पद खाली रह गए हैं। इन पदों को जल्द से जल्द 7वें चरण के तहत भरने की तैयारी की जा रही है। पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री रहे विजय कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा था कि सितंबर महीने में 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि नई सरकार आने के बाद अभी तक इस संदर्भ में कोई भी सूचना जारी नहीं किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार आज बिहार के 8 जिलों में भारी बारिश के होने की संभावना जताई गई है, जबकि पटना, बांका समेत 18 जिलों में भी हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के कई जिलों में मानसून की सिस्टम सक्रिय हो गया है, जिसके कारण आज औरंगाबाद, भागलपुर, रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, जमुई, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और बांका में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि मानसूनी परिसंरचना के दबाव के कारण अगले 10 दिनों में बिहार में मानसून सक्रिय रहेगा, यानी कि अगले 10 दिनों तक बारिश हो सकती है। इससे बिहार के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है, वहीं कुछ जिलों में 1-2 स्थान पर वज्रपात होने की संभावना है। मौसम विभाग ने खेती किसानी से जुड़े के लोगों को इस दौरान सचेत रहने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ खराब मौसम के दौरान घर में रहने की अपील भी की है। या बड़े पेड़ पौधे से दूर रहने को कहा गया है, क्योंकि वज्रपात से लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार पटना, नालंदा, भागलपुर समेत 38 जिलों में सरकारी कर्मियों के लिए नया आदेश जारी कर दिया गया है, जिससे कर्मियों के बीच हरकत मच गया है। खबर के अनुसार बिहार सरकार के इस नए आदेश में कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी की उपस्थिति 1 घंटे देर से बनी तो फिर आधे दिन की छुट्टी काट ली जाएगी। इसको लेकर के सभी जिलों के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने बिहार के सभी विभाग अध्यक्षों को पत्र लिख करके कहा है कि वे सरकारी सेवकों के समय पर कार्यालय पहुंचने की गारंटी सुनिश्चित कराएं। विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर कोई सरकारी कर्मी बार बार देर से कार्यालय आता है तो फिर उस पर अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। साथ ही साथ 1 घंटा देर होने पर आकस्मिक अवकाश यानी कि CL के खाते में आधे दिन की छुट्टी काट ली जाएगी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में घर मकान बनाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना के 91 बालू घाटों की नई दर से ई नीलामी की तैयारी शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द पटना के सभी बालू घाटों की ई नीलामी की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। खबर के अनुसार पटना के पुनपुन में 36 घाट, सोन नदी में 22 घाट, गंगा नदी में 29 घाट और दरधा नदी में 4 घाट की नीलामी नई दरों के तहत होगी। सरकार द्वारा रॉयल्टी बढ़ाने के कारण बालू की कीमतें बढ़ने की संभावना है। इसका सीधा सा असर घर मकान बनाने वाले लोगों पर पड़ेगा। हालांकि पटना में अभी तक फिलहाल पुरानी दरों पर ही बालू बिक्री हो रही है। जहां पटना में अभी करीब 49 लाख CFT बालू का स्टॉक मौजूद है। इन स्टॉक पॉइंट से बालू 4778 रुपये की दर से मिल रहा है। वही नई दर बालू घाटों की ई नीलामी और फिर खनन के बाद लागू किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में सड़क के निर्माण को लेकर के दरभंगा से सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में जमीन अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि जमीन अधिग्रहण नहीं होने से इन परियोजनाओं की रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई है। खबर के अनुसार NH 527 के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए बिहार के दरभंगा से सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और मधुबनी में जमीन का अधिग्रहण होना है, जबकि गोपालगंज, मीरगंज बाईपास के लिए सिवान में भी भूमि अधिग्रहण होना है। आपको बता दें कि बिहार में सरकार के द्वारा कई परियोजनाओं की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन भूमि अधिग्रहण नहीं होने से इन परियोजनाओं की रफ्तार काफ़ी धीमी है। हालांकि सरकार ने इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को कई तरह के निर्देश दिए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 14 जिलों में डेंगू के मरीज मिले हैं। जहां नालंदा, रोहतास, जहानाबाद, सीवान, वैशाली, बेगूसराय, गया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, बांका और मुंगेर में डेंगू के डंक से लोग परेशान हैं। जहां कल 3 रोगियों के साथ नालंदा जिले में अब तक डेंगू के 313 मरीज मिल चुके हैं। इलाज के दौरान पटना समेत अलग अलग जगहों पर 11 लोगों के मरने की भी चर्चा है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर जिला के अधिकारी ने डेंगू किट खरीदारी के लिए सदर अनुमंडल और PHC को पत्राचार किया है। जहानाबाद में जुलाई से अब तक डेंगू के 4 मरीज मिले हैं। सदर अस्पताल में न डेंगू वार्ड बनाया गया है और न ही जांच के लिए किट उपलब्ध कराया गया है। वहीं सीवान जिले में भी 4 डेंगू मरीज चिन्हित किए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के थानों में पुलिसकर्मी हो या फिर बाहरी व्यक्ति, हर एक गतिविधियों पर कैमरे की नज़र होती है। जब पर अब यहाँ किसी शख्स की मौजूदगी की गवाही सिर्फ तस्वीरें ही नहीं देगी, बल्कि जुबान से निकले हर एक शब्द की भी रिकॉर्डिंग होगी। थानों में लगे CCTV कैमरे में तस्करों के साथ बातचीत भी रिकॉर्ड की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के तहत थाने में लगे CCTV कैमरे को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि वहां होने वाली बातचीत रिकॉर्ड हो सके। औसतन 10 कैमरे हर थाने में लगे हैं। थाने में आने वाले आमजनों के साथ गिरफ्तार या फिर हिरासत में लिए लोगों के साथ पुलिस के व्यवहार आदि की जानकारी और अन्य कारणों से पूरे थाना परिसर में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। बिहार में सभी थाना और आउटपोस्ट को CCTV कैमरे की निगरानी में रखे गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में मानसून की बारिश सामान्य से काफ़ी कम हुई है, जिस कारण कई जिले में धान की रोपनी तक नहीं हो पाई है। 768 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, लेकिन मात्र 471 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से बहुत कम है। मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार में इस साल धान की रोपनी काफ़ी कम हुई है। जहाँ हुई है वहाँ अब खेतों में दरारें फट गई है। उन्होंने कहा है कि खाद की किल्लत और कालाबाजारी से भी किसानों को जूझना पड़ रहा है। खाद दोगुने दाम पर किसानों को खरीदना पड़ रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए एक मंच तैयार करने का प्रयास चल रहा है। विपक्ष कितना एकजुट होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। एकजुटता की कोशिशों के इसी क्रम में सोमवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली से पटना लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव एवं नीतीश कुमार दोनों के साथ दिल्ली जाकर के सोनिया गांधी जी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता विपक्ष को एकजुट करेंगे। तेजस्वी यादव का दावा है कि हम लोगों ने नौकरी एवं रोजगार का जो वादा किया है उसे किसी भी हालात में पूरा करेंगे। जिसको जो बोलना है वो बोलें, या किसी के बोलने पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग अपने वादे को पूरा करने वाले हैं। वहीं विपक्ष की एकजुटता पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि गैर बीजेपी दलों को एक साथ लाने की कवायद चल रही है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं लालू प्रसाद यादव दिल्ली जाएंगे, जहां दोनों नेता सोनिया गांधी जी से मुलाकात करेंगे। चर्चा होगी कि किस प्रकार से विपक्ष को एक मंच पर लाया जाए। जब बिहार में बीजेपी नेता सुशील मोदी मंत्रियों को लेकर के किए जा रहे
हैं खुलासों के प्रश्न पर तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले वे अपने मंत्रियों को देखें, जहां उनको देखना चाहिए कि यूपी में कौन कौन लोग मंत्री बने हैं। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि सुशील मोदी के बोलने से क्या होगा। दोस्तों बात करते हैं कि पटना जिला न्यायालय में युवाओं के चयन के लिए बम्पर भर्तियां निकाली गई है। बिहार सिविल कोर्ट में क्लर्क, आशुलिपिक, चपरासी, कोर्ट रीडर आदि के कुल 7,692 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। कोई भी 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएट पास आवेदक जो बिहार सिविल कोर्ट में सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, वे बिहार सिविल कोर्ट में की आधिकारिक वेबसाइट districts.ecourts.gov.in/patna से बिहार सिविल कोर्ट भर्ती 2022 के लिए 2022 से आवेदन कर सकते हैं। पूरी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने की डेट 16 सितंबर 2022 है, जहां ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की डेट 20 सितंबर 2022 है। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी डेट 20 अक्टूबर 2022 है। बिहार सिविल कोर्ट एडमिट कार्ड रिलीज की तारीख परीक्षा से 7 दिन पहले दिया जाएगा। उम्मीदवारों को बता दें कि इन भर्ती के लिए आवेदक शुल्क सामान्य ओबीसी ईबीसी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये तय की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि भले ही नीतीश कुमार बार बार कहते हो कि वे पीएम पद के उम्मीदवार नहीं हैं, इसके बाद भी उनकी पार्टी जेडीयू और आरजेडी के नेता उन्हें पीएम उम्मीदवार बता रहे हैं। अब लालू यादव ने भी उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बता दिया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना है। उन्होंने कहा है कि लालू जी जिसे चाहते हैं वे प्रधानमंत्री बन जाता है। पुराने समाजवादी नेता और जगदा बाबू के नाम से जाने जाने वाले जगदानंद सिंह ने कहा है कि ऐसा दो बार हुआ है जब लालू प्रसाद यादव ने जिसे चाहा है वे देश के प्रधानमंत्री बने हैं। जी हां, जगदानंद सिंह ने कहा है कि बिहार की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। लालू जी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया है। ऐसा 2 बार हो चुका है कि लालू जी ने जिसे कहा वह प्रधानमंत्री बन गए। हो सकता है कि नीतीश कुमार ऐसे तीसरे नेता हो। इसके साथ ही जगदानंद सिंह ने कहा है कि बिहार में समाजवादी विचारधारा की जो पार्टियां हैं उसमें नीतीश कुमार के एक छोटे से हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जब लालू यादव ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता दिया है तब तमाम समाजवादियों ने भी उन्हें पीएम कैंडिडेट मान लिया है। महागठबंधन में शामिल होने के बाद से ही नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बताया जा रहा है। आरजेडी से पहले तेजस्वी यादव भी उन्हें पीएम पद का दावेदार बता चुके हैं, जबकि नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि वे पीएम कैंडिडेट नहीं है, वे बस बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करना चाह रहे हैं, एक मंच पर लाना चाह रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार में आरजेडी कोटे से कृषि मंत्री बने सुधाकर सिंह ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के मंत्री ने नीतीश सरकार की पोल खोल दी है। जब पिछले दिनों सुधाकर सिंह ने कैमूर में एक सभा के दौरान कहा था कि उनके विभाग के अधिकारी चोर हैं और वे चोरों के सरदार हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके ऊपर भी कई सरदार मौजूद है। जब मंत्री के इस बयान के बाद अब बिहार की सियासत तेज हो गई है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने आज एक बार फिर से कहा है कि वे अपने बयान पर पूरी तरीके से कायम है और इसमें कोई भी संशोधन नहीं करने जा रहा है। जब नई सरकार में मंत्री बने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने आज एक बार फिर से साफ लहजे में कह दिया है कि उन्होंने जो बयान दिया था वह उस पर पूरी तरीके से कायम है। उन्होंने कहा है कि वे अपने बयान में कोई भी संशोधन नहीं करने जा रहे हैं, जिसको जो समझना है समझते रहें। उन्होंने कहा है कि जनता ने उन्हें चुन करके भेजा है और वे जनता के सवालों पर हमेशा लड़ते रहेंगे। दरअसल कैमूर के चांद प्रखंड में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा था कि उनके विभाग के लोग चोर हैं और वे उन चोरों के सरदार हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके ऊपर भी कई सरदार मौजूद है। उन्होंने कहा था कि सरकार वही पुरानी है, इसके चाल चलन भी पुराने हैं। हम लोग तो कहीं कहीं हैं, लेकिन जनता तो लगातार सरकार को आगाह करना होगा। जब कृषि मंत्री इतना पर ही नहीं रुके थे, उन्होंने मंच से जनता को संबोधित करते हुए बिहार राज्य बीज निगम पर भी गंभीर आरोप लगाया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने पर आरजेडी में अभी से ही दो फाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जहां आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताती है, तो वही पार्टी के दूसरे नेता उनकी दावेदारी को लेकर भी सिरे से खारिज करने में लगे हुए हैं। आरजेडी नेताओं का कहना है कि वे चाहते हैं कि बिहार का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, लेकिन वह व्यक्ति नीतीश कुमार होंगे या नहीं, इसको लेकर के आरजेडी नेता कुछ भी बोलने से परहेज करने लगे हैं। हाजीपुर में राजद के सीनियर नेताओं में शामिल भाई
वीरेंद्र ने नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने वाले सवाल पर उन्होंने कन्नी काटते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगी कि अगला प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ जो भी विपक्षी पार्टी है ये सब बैठ करके इस पर चर्चा करेगी और अपना नेता चुनने का काम करेगी। अब सवाल खड़ा होता है कि आरजेडी के अंदर और विपक्ष के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है नीतीश कुमार को लेकर के। जहां कभी आरजेडी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताती है तो वहीं पर आरजेडी की ही नेता भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। उन्होंने नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने वाले सवाल को सीधे से तौर पर नकार दिया है और कहा है कि विपक्षी पार्टी बैठ करके तय करेगी कि कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। दोस्तों बात करते हैं कि रूस में भारतीय मूल के अभय कुमार सिंह ने विधानसभा चुनाव जीत करके अपना परचम लहरा दिया है। जब पेशे से डॉक्टर अभय कुमार सिंह ने ऐतिहासिक शहर कुसर्क की विधानसभा सीट से 70% से ज़्यादा मत पाकर के जीत हासिल की है। रूस में अपनी काबिलियत और मेहनत के बूते पहचान बनाने वाले अभय कुमार सिंह बीते 3 दशकों से रूस में रह रहे हैं। वे पटना के रहने वाले हैं और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए 1990 में रूस पहुंच गए थे, लेकिन वे वापस नहीं लौटे और वहीं के होकर के रह गए। हाल ही में असेंबली चुनाव में अभय कुमार सिंह को सबसे अधिक वोट हासिल हुए हैं। उन्होंने यूनाइटेड रशिया पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा और कुसर्क क्षेत्र में रिकॉर्ड 70% वोट प्राप्त किए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। यूनाइटेड रशिया पार्टी व्लादिमीर पुतिन से ताल्लुक़ रखती है। कुसर्क सीट से ही अभय कुमार सिंह ने पहली बार 2017 में विधानसभा चुनाव जीता था। इस बार उनके नाम पर कुछ स्थानीय लोगों और फिर संस्थानों को आपत्ति थी, क्योंकि वे भारतीय मूल के हैं और बाहरी हैं। फिर भी अंत में उनके समर्थन में लोगों ने वोट दिए और बड़ी जीत दिलाई। अभय कुमार सिंह को 2010 में रूस की नागरिकता मिली थी। रूस में व्लादिमीर पुतिन की पार्टी बीते करीब 22 सालों से सत्ता में है। अभय कुमार सिंह को व्लादिमीर पुतिन के कट्टर समर्थक में गिना जाता है। दोस्तों बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल खेत में सोहनी कर रही एक ग्रामीण महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। इस भयानक हमले में महिला की मौके पर ही जान चली गई। जब बिहार के पश्चिमी चंपारण की बेरिया गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल गांव की एक महिला खेत में सोहनी करने गई थी, जहां उसी दौरान घात लगाए एक बाघ ने उस पर हमला कर दिया। जहाँ हमला इतना जोरदार था कि मौके पर ही महिला की जान चली गई और दम तोड़ दिया। जहाँ दरअसल गांव जंगल से सटे होने के कारण इस तरह की भयानक घटना हुई है। महिला के मौत के बाद गांव के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। ग्रामीणों ने इस घटना का मूल रूप से वन विभाग को बता रहे हैं। जब बाघ के हमले से महिला की जान जाने के बाद ग्रामीण वन विभाग को इसका जिम्मेदार मान रहे हैं और उनसे नाराजगी जताते हुए इस हादसे के लिए उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। गाँव वाले अपने इस मांग पर लगातार अड़े हुए हैं, जो जायज़ भी है। जब महिला के जान जाने के बाद पूरे बेरिया गांव के लोगों में आक्रोश का माहौल है। गुस्साए ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे कितनी जान गंवाने के बाद वन विभाग की आंखें खुलेगी। आपको बता दूं कि ऐसी घटना यहाँ पर पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी कई ग्रामीण बाघ का शिकार हो चुके हैं। अगर वन विभाग इस तरीके से मुख्य दर्शक बना रहा तो फिर ऐसी दर्दनाक घटनाओं का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और जंगल के किनारे बसने वाले लोग बाघ का शिकार बनते रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आज 16 जिलों में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। तेल कंपनियों ने आज का रेट जारी कर दिया है। जहां आज पटना, मुजफ्फरपुर, अररिया, औरंगाबाद, दरभंगा, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण, कैमूर, कटिहार जैसे जिलों में पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं। दूसरी ओर बिहार के 10 शहरों में तेल की कीमतें कंपनियों ने बढ़ा दी है। वैशाली, नालंदा, नवादा, गया, मधुबनी, समस्तीपुर, बांका, बेगूसराय, भागलपुर जैसे जिलों में आज तेल महंगा हुआ है। राजधानी पटना में तेल सस्ता हुआ है। यहाँ पेट्रोल की कीमत 35 पैसे और डीजल में 32 पैसे प्रति लीटर की गिरावट देखी गई है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 पैसे की कमी आई है। जब मुजफ्फरपुर में तेल के दाम में आज कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर के अलावा मधेपुरा, मुंगेर, नवादा, लखीसराय, जमुई, बेगूसराय, भोजपुर, अरवल में तेल के दाम कल के मुकाबले वहीं पर स्थिर है। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी गया में हुई है। पेट्रोल का दाम 63 पैसे प्रति लीटर का इजाफा देखा जा रहा है गया में। दूसरी तरफ औरंगाबाद में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। यहाँ पेट्रोल की कीमत में 76 पैसे प्रति लीटर की कमी दर्ज की गई है। बिहार के 12 शहरों में आज पेट्रोल डीजल का दाम वहीं पर स्थिर है, कल के मुकाबले है। यानी कि कल जिस रेट में बिक रहा था उसी रेट में आज भी बिक रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन कर दिया है। यह सरकार नहीं चाहती है कि शराबियों से बिहार की जेल भरे, इसलिए उन्हें जुर्माना देकर के छूटने का विकल्प दिया गया है। लेकिन बिहार में ऐसे शराबी है जिन्हें जेल की रोटी ही पसंद है। वे जुर्माने देकर के घर बजाने के बजाय लाल घर जा रहे हैं, यानी कि जेल जा रहे हैं।
अप्रैल में आए शराबबंदी संशोधन कानून के बाद पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माने देकर के छोड़े जाने का प्राविधान किया गया है, मगर कई शराबी ऐसे भी पकड़े जा रहे हैं जिन्हें मजबूरी में जेल भेजना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि ऐसे शराबियों के परिजन ही उन्हें जेल से छुड़ाना नहीं चाह रहे हैं। कोई विशेष कोर्ट द्वारा तय जुर्माने राशि नहीं भर रहा है, तो फिर कई के परिजन पकड़े गए शराबी को अधिक से अधिक सजा देने की गुहार कोर्ट से लगा रहे हैं। दोबारा शराब पीकर के पकड़े जाने वालों को जेल भी भेजा जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान सामने आया है कि कार की पीछे की सीट पर बैठने वाले को सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगानी होगी। इसके बाद कुछ शहरों में ट्रैफिक पुलिस ने इसके अनुसार सख्ती भी शुरू कर दी है। बिहार में भी जल्द ही ऐसे ही सख्ती शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि नए नियम के मुताबिक दिक्कत यह है कि कई पुराने कारों के पीछे की सीटों पर सीट बेल्ट की सुविधा नहीं है। कार, कैब समेत 4 पहिया गाड़ियों में सीट बेल्ट ना लगाने वालों पर सख्ती की जाएगी। सीट बेल्ट ना लगाने वालों की नियमित जांच की जाएगी। खास करके राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्ग पर इसकी सघन जांच की जाएगी। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के बाद इस को लेकर के सभी जिलों के परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। जब शहरों के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी इसका अनुपालन निश्चित रूप से कराने को कहा गया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार फिलहाल आगे की सीट पर बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट तो अनिवार्य है ही, जबकि गाड़ी के पीछे बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट लगाने की अनिवार्यता को लेकर के केंद्र की गाइडलाइंस आते ही बिहार में इसे लागू किया जाएगा। फिलहाल आगे की सीट बेल्ट न लगाने वालों पर सख्ती की जाएगी। किसी भी गाड़ी में इन नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों का चालान काटने को कहा गया है। इसके अलावा बार बार सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले ड्राइवरों का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। इस कार्रवाई में जिला प्रशासन से सहयोग लेने को भी कहा गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में जल्द ही 1 लाख पुलिसकर्मियों की बहाली होने वाली है। इस भर्ती के जरिए करीब 50,000 सिपाहियों के पदों पर भर्ती की जाएगी। बिहार राज्य पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को करीब 1 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती को लेकर के प्रस्ताव भेजा है। वित्त विभाग और सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अलग अलग चरणों में बहाली की जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्तावित बहालियों की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है। आपको बता दूं कि बिहार में फिलहाल पुलिस बल की क्षमता 91,000 की है, यानी कि बिहार की आबादी के अनुपात में प्रत्येक 1 लाख लोगों में 115 पुलिसकर्मी हैं। अगर बिहार में 1 लाख पदों पर पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाती है तो फिर बिहार में पुलिस पब्लिक का अनुपात 192 हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक अगले 4 वर्षों में 1 लाख पुलिस के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। एक बैठक में एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा है कि पुलिस बल में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के बाद बिहार में महिला पुलिस और महिला दारोगा की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। साथ ही उनकी पदस्थापना पुलिस थाने में की जा रही है, जिसकी सराहना राज्य के बाहर भी हो रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित शिवलिंग होने के मामले की सुनवाई करने पर वाराणसी की जिला कोर्ट ने सोमवार को मोहर लगा दी है। यह वाराणसी की जिला जज A.K. विश्वेश्वर की अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि उनकी कोर्ट इस मामले की सुनवाई जारी रखेगी। यह कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद कई नेताओं के बयान सामने आए हैं, लेकिन इनमें कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने चुप्पी साध रखी है। विपक्ष की ओर से कोई भी बड़ा बयान सामने नहीं आया है। जब विपक्ष में चाहे आप कांग्रेस को ले लें या फिर RJD, JDU किसी को भी ले लें, इनका बयान अब तक कोई सामने नहीं आया है। दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट के फैसले को निराशाजनक करार दे दिया है। दरअसल मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी में इस बात को चुनौती दी गई थी कि यह मामला सुनवाई करने योग्य है या नहीं। इस पर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला उपासना स्थल अधिनियम और वक्फ अधिनियम के लिहाज से वर्जित नहीं है, लिहाजा वह इस मामले की सुनवाई जारी रखेगी। मामले की अगली सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने एक बयान में कहा है कि ज्ञानवापी के संबंध में जिला अदालत का प्रारंभिक निर्णय निराशाजनक और दुखदायी है। उनके अनुसार 1991 में बाबरी मस्जिद विवाद के बीच संसद ने मंजूरी दी थी कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर के सभी धार्मिक स्थल 1947 में जिस स्थिति में थे उन्हें यथा स्थिति में रखा जाएगा और उसके खिलाफ कोई भी विवाद मान्य नहीं होगा। फिर बाबरी मस्जिद मामले के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने 1991 के कानून की पुष्टि की है। रहमानी ने कहा कि इसके बावजूद भी जो लोग देश में घृणा परोसना चाहते हैं और उन्हें इस देश की एकता की परवाह नहीं है, उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उठाया। और अफसोस की बात यह है कि स्थानीय अदालत ने 1991 के कानून की अनदेखी करते हुए याचिका को स्वीकृत कर लिया है और एक हिंदू समूह के दावे को स्वीकार कर लिया है। ये देश के लिए एक दर्दनाक बात है। इससे
देश की एकता प्रभावित होगी, जहाँ सामुदायिक सद्भाव को क्षति पहुंचेगी, जहाँ तनाव पैदा होगा। रहमानी ने कहा है कि सरकार को 1991 के कानून को पूरी तरह ताकत से लागू करनी चाहिए, जहाँ सभी पक्षों को इस कानून का पाबंद बनाया जाए और ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने दे कि अल्पसंख्यक न्याय व्यवस्था से निराश हो जाए और महसूस करे कि उनके लिए न्याय के सभी दरवाजे बंद हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।